दृष्टि आईएएस की न्यूज एंड मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम पिछले एक हफ्ते वे कौन से महत्वपूर्ण स्थान थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जो हमारी परीक्षा के लिहाज से, प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, यानी वर्ल्ड के पिछले एक हफ्ते के उन खास स्थानों पर चर्चा करते हैं और हम इसमें देखेंगे मानचित्र पर उनकी लोकेशन को, उनसे जुड़े हुए कुछ खास तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारे न्यूज एंड मैप वर्ल्ड प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में एक प्रश्न में, जो कि प्रश्न संख्या शायद 2 था, उसमें यह चर्चा कर दी गई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 51 राज्य हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं और हवाई द्वीप की यदि हम बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य था, जिस पर हमने इस बारे में चर्चा की थी कि ऐसा नहीं है। आप इसे एक बार फिर से तथ्यात्मक रूप से सुधार लीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न के कमेंट बॉक्स में उस उत्तर को सही तरीके से लिखकर पिन कर दिया गया है, आप उसमें विजिट कर लें और उसे जाकर देख लें। चलिए आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पिछले एपिसोड के सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को, यानी आपसे अभ्यास प्रश्न में क्या पूछा गया था, आइए देखते हैं। आपसे प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए हुए थे, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा केवल 2 देशों के साथ है। दूसरा था, बांग्लादेश भारत के 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और तीसरा कथन था, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत की तुलना में बांग्लादेश में अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, केवल 3। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया था। आइए हम इस प्रश्न को व्याख्या के तौर पर देखें और देखें मानचित्र में इनकी लोकेशन को। हमारा पहला कथन है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा केवल 2 देशों के साथ है। आइए देखते हैं। बात करें हम बांग्लादेश के संदर्भ में तो देखिए, ये आपको व्हाइट कलर में जो दिख रहा होगा यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है ढाका, हम सभी को पता होगा। बात करें बांग्लादेश की कि यह अन्य किन देशों के साथ या अन्य कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा या अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो आप देख पा रहे होंगे इसके मैप में कि बांग्लादेश इंडिया और म्यांमार, जो कि दूसरा देश है जिसके साथ स्थलीय सीमा जोड़ता है या लगाता है, या बांग्लादेश की इन 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यह अपने लगभग तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और एक हिस्सा बहुत छोटा सा है, देखिए आप, जो यहाँ पर म्यांमार के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर पहले कथन की बात करें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यह केवल 2 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। दूसरा है, बांग्लादेश भारत के 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आइए इसे देख लेते हैं अगले मैप में। यदि बात करें बांग्लादेश के संदर्भ में तो देखिए, यहां पर स्थिति है बांग्लादेश की, ठीक। और बांग्लादेश देखते हैं भारत की कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल यानी 1, फिर आगे बढ़ेगा पश्चिम बंगाल के बाद असम यानी 2, फिर मेघालय यानी 3, फिर यह असम का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर है त्रिपुरा यानी 4 और मिजोरम यानी 5 राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। लेकिन कथन में क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान में, 6 राज्य, तो यहाँ पर यह कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत की तुलना में बांग्लादेश में अधिक है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इसे मैप के थ्रू और इसकी पुष्टि करते हैं। तो आप बात करें सुंदरबन डेल्टा की तो देखिए, यह है सुंदरबन डेल्टा का विस्तार, ठीक। और यह है भारत बांग्लादेश की सीमा। आप देख पा रहे होंगे कि इस डेल्टा में या सुंदरबन डेल्टा का 1/3 हिस्सा भारत में है और 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है। यानी यह बात बिल्कुल सही है कि सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत की तुलना में बांग्लादेश में अधिक है। 1 और 3 कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। और कमेंट सेक्शन में लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की सीरीज की तरफ, हमारे सेशन की तरफ, और देखते हैं पहले खबर को, खबर पर आधारित प्रश्न को भी। खबर है, हाल ही में जापान ने कहा कि वह फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1.34 मिलियन टन उपचारित रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ेगा। यानी अपने रेडियोधर्मी जल को वह प्रशांत महासागर में छोड़ने की बात कर रहा है।
यह संयंत्र 2011 की भूकंप और सुनामी की चपेट में आ गया था। जापान हम सभी जानते हैं कि काफी फेमस रहा है भूकंप और किसकी चपेट से, किसकी, सुनामी की चपेट की वजह से। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन क्या है, फुकुशिमा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। दूसरा कथन है, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और तीसरा कथन है, जापान के चारों प्रमुख द्वीप जापान सागर के साथ तट रेखा साझा करते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन में है 1 2, 1 3, 2 3, उपयुक्त सभी। बात करें सबसे पहले फुकुशिमा के संदर्भ में, तो इसके लिए हमें देखना होगा जापान की स्थिति को, और क्या वाकई जापान में 4 महत्वपूर्ण द्वीप है। तो आइए देख लेते हैं। हम यहाँ पहले मैप में चर्चा करेंगे उस लोकेशन की, यानी एशिया, पूर्वी एशिया के संदर्भ में बात करें तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इस रीजन के बारे में कि जापान यहीं पर स्थित है, ठीक है, और ये पैसिफिक ओशन वाला रीजन है। आइए देखते हैं आप जापान के क्लोज मैप को। तो आप देख पा रहे होंगे यह है जापान। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना है। ये द्वीप कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर है होक्काइडो द्वीप, जिसका विस्तार देखिए इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है होन्शु द्वीप, और तीसरा है क्यूशु द्वीप, और चौथा है शिकोकू, ठीक है। ये इनकी हमने लोकेशन देख ली। आप देखकर ही बता सकते हैं कि होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और होन्शु में स्थित है देखिए फुकुशिमा, जिसके बारे में प्रश्न में चर्चा की गई है। तो यानी हम यदि प्रश्न पर गौर फरमाएं तो देखिए फुकुशिमा जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यह बात भी सही हो जाती है, जिसे हमने अभी मैप में देखा भी था कि देखिए होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, और होन्शु में ही क्या है, फुकुशिमा, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरे स्टेटमेंट को। तीसरा स्टेटमेंट है, जापान के चारों प्रमुख द्वीप जापान सागर के साथ तट रेखा साझा करते हैं। आइए देखते हैं। बात करें हम जापान के चारों द्वीपों को संदर्भ में, और उससे पहले सी ऑफ जापान या जापान सागर के बारे में, तो देखिए इन द्वीपों के इस ओर स्थित है सी ऑफ जापान, जिसे ईस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। चर्चा करेंगे सी ऑफ जापान के संदर्भ में, तो देखिए यहाँ पर होक्काइडो का तट आप मान सकते हैं कि सी ऑफ जापान से साझा होता है। दूसरा आप देखिए होन्शु का तट भी साझा होता है किससे, सी ऑफ जापान से। और अगर आप सी ऑफ जापान का विस्तार आगे तक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे क्यूशु भी कहीं ना कहीं सी ऑफ जापान के तट में स्थित है, लेकिन यहाँ पर शिकोकू सी ऑफ जापान के तट में स्थित नहीं है, क्योंकि यह जो इनका यह वाला रीजन है ये इससे ढक लेता है इसे, ठीक है। तो शिकोकू देखिए फिलीपींस सी कह सकते हैं, या नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इसके जो विस्तार है यहाँ तक, यह इसके तट पर स्थित है, ना कि सी ऑफ जापान के। यानी जापान के चारों द्वीप आप कह सकते हैं कि जापान सागर के साथ तट रेखा साझा नहीं करते। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को, और खबर पर आधारित प्रश्न को। खबर क्या है, अफ्रीकी संघ ने नाइजीरिया में सैन्य तख्तापलट के बाद हाल ही में उसे अपनी सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया है। अब यहाँ पर चर्चा में क्या आ गया है, अफ्रीकी संघ। आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, अफ्रीका के 50 से अधिक देश अफ्रीकी संघ के सदस्य हैं, यानी अफ्रीकन यूनियन के सदस्य हैं। दूसरा, सर्ट घोषणा का संबंध अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन से है। और तीसरा है, सर्ट भूमध्य सागर के तट पर स्थित लीबिया का एक शहर है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, और है केवल 2 और 3, केवल 3 या उपयुक्त सभी। बात करें हम अफ्रीकन यूनियन के संदर्भ में या अफ्रीका के उन देशों के संदर्भ में जो मिलकर अफ्रीकन यूनियन का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है कि 50 से भी अधिक देश अफ्रीकन यूनियन में सम्मिलित हैं और अफ्रीकन यूनियन के सदस्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अफ्रीकन संघ कैसे बना या अफ्रीकी संघ कैसे बना। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी,
इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1963 में। 1963 में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है, इनके ही सदस्य देश आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पूरे रीजन की सहयोग के लिए, सहायता के लिए इकट्ठे होते हैं और ये सभी मिलकर एक घोषणा करते हैं वर्ष 1999 में। इसके बाद इसका निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं अफ्रीकी संघ। ठीक है, इसकी घोषणा की बात करते हैं का वर्ष 1999 में। यहां पर बात करें अफ्रीकी संघ के देशों के संदर्भ में, तो आइए देख लेते हैं इसका मैप। देखिए, अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 मेंबर्स हैं और अफ्रीकन यूनियन के यदि हम सदस्यों की बात करें, मेंबर्स की बात करें, तो ये वो मेंबर हैं जिनमें जनता द्वारा चुनी हुई सरकार या नागरिक सरकार है। ठीक है, और ऐसे किसी भी देश में जो कि इसके सदस्य हैं, यदि यहाँ पर सैन्य तख्तापलट होता है या सैन्य संचालित यहाँ पर शासन होता है, तो फिर इन देशों को इस यूनिटी से या कहें अफ्रीकन यूनियन से टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है। और जैसे ही वहां पर वापस से जनता या नागरिक सरकार बहाल होती है, तो फिर इनके सदस्य देशों में इन्हें वापस ले लिया जाता है। अब बात करें हम कि इसमें 50 से भी अधिक सदस्य देश हैं, तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही बात है, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही। दूसरा है सर्ट घोषणा का संबंध अफ्रीकी संघ से है, बिल्कुल सही बात है, सर्ट घोषणा का संबंध अफ्रीकी संघ से है। तीसरा है सर्ट भूमध्य सागर के तट पर स्थित लीबिया का एक शहर है। आइए देख लेते हैं इसे मैप में और पुष्टि करें। यदि आप बात करें सर्ट की, तो देखिए यह है अफ्रीका की उत्तरी रीजन वाला मैप और यहां पर है सर्ट। ठीक है, और सर्ट कहां पर है, देखिए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के में या कहें इसमें स्थित है सर्ट, और यह किसका शहर है, लीबिया का। बिल्कुल सही हो जाता है। इसके आस के पास के गल्फ की बात करें तो इसका नाम है गल्फ ऑफ सिद्र या सद्र, इसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो ऐसे लिखा है लेकिन इसे सद्र पढ़ते हैं हिंदी में। ठीक है, अब बात करें इन स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। खबर है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह पर उपयोगकर्ताओं और संचालकों के बीच विवाद की स्थिति में वाणिज्यिक विदेशी मध्यस्थता की मदद नहीं लेने पर सहमत हुए हैं, यानी अब वे आपस में खुद ही मिलकर इस कार्य को संचालित करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन की उपस्थिति के कारण अक्सर खबरों में रहता है। दूसरा, ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है जो फारस की खाड़ी में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका पहले आप उत्तर बता दीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें पहला कथन है कि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन की उपस्थिति के कारण अक्सर खबरों में है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल आपको इस प्रश्न का उद्देश्य समझना होगा। इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या वाकई ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का ही है, और क्या वाकई चाबहार बंदरगाह ईरान का है, या भारत क्या इसमें सहयोग दे रहा है। बाकी सब चीजें तो इसमें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो बात करें ग्वादर बंदरगाह की, तो यह पाकिस्तान का ही है, यहाँ पहला कथन सही हो जाएगा। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है ये इतना स्टेटमेंट, जो फारस की खाड़ी में स्थित है। क्या चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी में स्थित है? तो आइए देखते हैं इसे मैप में और आप इसे आसानी से बता पाएंगे। देखिए यह है पाकिस्तान का रीजन, और आप जो स्टार मार्क देख रहे होंगे रेड कलर में स्टार, यह है ग्वादर बंदरगाह, और यह है ईरान का रीजन ब्लू कलर में, और यह जो स्टार है रेड वाला, यह है चाबहार बंदरगाह जो कि भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अब आप देखिए यहां पर है गल्फ ऑफ ओमान, ना कि गल्फ ऑफ पर्शियन या पर्शियन गल्फ, ना कि, जबकि गल्फ ऑफ पर्शियन इस वाले इलाके में है जिसके लिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना होगा। इसे आप दूसरे मैप में देखिए, काफी आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए पाकिस्तान के रीजन में है ग्वादर बंदरगाह, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा। और बात करें दूसरे स्टेटमेंट के लिए जो कि काफी खास हो जाता है, तो यह है ईरान का मैप, आप देख पा रहे होंगे, और ईरान में यहां पर है चाबहार, और चाबहार गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है, ना कि कहां पर पर्शियन गल्फ में या
फारस की खाड़ी में, तो फारस की खाड़ी में स्थित नहीं है। इसलिए चूंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह फारस की खाड़ी में स्थित है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ही सही होगा, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को, और अगली खबर पर आधारित हमारे प्रश्न को। खबर है, हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 6 देशों को इसके पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। हो सकता है ब्रिक्स में जैसे ही ये देश शामिल हो तो इसका कुछ और नाम हो जाए। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने देशों को ब्रिक्स समूह की स्थायी सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। सही कूट का चुनाव कीजिए। केवल 3, केवल 4, केवल 5 या सभी 6। आइए देखते हैं सबसे पहले ब्रिक्स देशों के बारे में कि आखिर ये कौन से देश हैं। तो सबसे पहले बात करें हम ब्रिक्स के संस्थापक देशों के बारे में, तो आइए देखते हैं हम इसके मैप को। ब्रिक्स के संस्थापक देशों में शामिल हैं कुछ खास देश, जिसमें है इंडिया, चाइना और रशिया तथा ब्राजील। ध्यान रखिएगा, ब्रिक, BRIC, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल है। वर्ष 2010 में इसमें ऐड होता है साउथ अफ्रीका और ये बन जाता है ब्रिक्स। ठीक है, अब इसमें 6 अन्य देशों को शामिल करने की बात की जा रही है, इनको पूर्ण सदस्यता देने की बात की जा रही है। अब ये 6 देश कौन से हैं, इन्हें आप लाइट या ग्रीन कलर में देख सकते हैं, जैसे ईरान, दूसरा देश इजिप्ट, तीसरा देश है सऊदी अरेबिया, चौथा है UAE, पांचवा है इथियोपिया और छठा देश है अर्जेंटीना। ठीक है, ये 6 देश इसमें शामिल किए जाने की बात की जा रही है और ये 6 देश हमारे ऑप्शन में भी है। अर्जेंटीना, जिसके बारे में हमने चर्चा की, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ईरान। ये 6 देशों को बुलाया जा रहा है इसके पूर्ण सदस्य बनने के लिए। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी 6। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर को देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। खबर है, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। प्रश्न देख लेते हैं क्या है। बात करें खाड़ी सहयोग परिषद की, तो ये खाड़ी के आसपास उन देशों का एक सहयोग का परिषद है जो आपस में उस पूरे क्षेत्र की सहयोग के लिए, उनकी आर्थिक सहयोग के लिए, उनके सामाजिक सहयोग के लिए एक साथ एक पूरे वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन करते हैं, आपस में बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि उस पूरे रीजन का विकास कैसे किया जाएगा। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, हमारे पास ऑप्शन है सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। सही कूट का चुनाव कीजिए। 2 और 5, 2, 5, 7, 2 और 7, 5 और 7। बात करें खाड़ी सहयोग परिषद के संदर्भ में, तो आइए देखते हैं किसमें कितने देश शामिल हैं और निम्नलिखित में से कौन से देश इसके सदस्य नहीं हैं। तो आइए देख लेते हैं। आपको इस मैप में जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा होगा इलाका या एरिया, ये सभी देश GCC के मेंबर देश हैं, जिनमें देखिए कितने देश शामिल हैं, 6 देश शामिल हैं। ठीक, और इन 6 देशों में कौन कौन से देश हैं? ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया, जिसमें यमन और ईरान शामिल नहीं है। आइए देख लेते हैं इसमें यमन और ईरान, यानी यमन और ईरान शामिल नहीं है, जबकि सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 देश शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन से सदस्य देश शामिल नहीं है? 2 और 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 और 7 ये देश GCC सदस्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को और उस पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हो गया है।
और पनामा नहर अपने आप में चर्चा में आ गया है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है आपको बताना है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, पनामा नहर पनामा देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा, पनामा नहर का एक भाग गटून झील से भी गुजरता है। और तीसरा, पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी और पनामा की खाड़ी के बीच स्थित है। और चौथा है, कैरेबियाई द्वीप समूह को पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ने का यह सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। आइए सबसे पहले देखते हैं पनामा देश को और उसके आसपास के क्षेत्र को, और देखते हैं कि आखिर क्या पनामा नहर वाकई पनामा देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं इसे मैप में। सबसे पहले एक बहुत बड़े मैप में, कहें वर्ल्ड मैप में, उस क्षेत्र की लोकेशन को देखते हैं जहां पनामा नहर है। तो आप देखिए यहां पर है पनामा नहर, ठीक। अब आइए देखते हैं इसे क्लोज मैप में। क्लोज मैप में देखने पर आप देख पा रहे होंगे पनामा के बारे में। देखिए तो यह है पनामा, ठीक, जिसके उत्तर में स्थित है कैरेबियन सी और दक्षिण में है गल्फ ऑफ पनामा। इसके बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए ही पनामा कनाल को बनाया गया है, पनामा नहर को बनाया गया है। और आप देखिए पनामा नहर कहीं भी बहुत दूर है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, यानी इसका संबंध गल्फ ऑफ मैक्सिको से नहीं है। तो जिस भी स्टेटमेंट में गल्फ ऑफ मैक्सिको की चर्चा होगी पनामा नहर के संदर्भ में, तो यहां पर यह बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसके क्लोज मैप में हम पनामा सिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या यह पनामा का विस्तारित है। यदि बात करें पनामा नहर की, तो यहां पर है पनामा नहर और इसके पास है गटून लेक, यानी यहां पर गटून लेक भी है। तो बात करें हमारे स्टेटमेंट के संदर्भ में, तो एक बार फिर से देखिए, पनामा नहर पनामा देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है, आप इस मैप में देख सकते हैं। यह है पूरा पनामा देश, ठीक। और यहां पर है पनामा नहर, पनामा कनाल। तो पनामा कनाल पनामा देश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा क्या सही। दूसरा स्टेटमेंट है, पनामा नहर का एक भाग गटून झील से भी गुजरता है। आपने अभी इसे मैप में भी देखा, बिल्कुल यहां पर है गटून लेक ये, और ये पनामा कनाल है। तो इसका एक क्षेत्र गटून झील से भी होकर गुजरता है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा सही। तीसरा स्टेटमेंट है, पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी और पनामा की खाड़ी के बीच स्थित है। ये स्टेटमेंट है गलत, और इसके बारे में हमने अभी देखा भी था। क्यों देखा था? क्योंकि यह मैक्सिको की खाड़ी के बारे में चर्चा की जा रही है, जबकि पनामा नहर कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ता है और मैक्सिको की खाड़ी तो काफी दूर है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, कैरेबियाई द्वीप समूह को पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ने का यह सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। अब बात करें पनामा कैनाल के बारे में, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर है पनामा कैनाल, ठीक। और कैरेबियाई जो देश है वे यहां पर स्थित है। और कैरेबियाई देश यदि जाना चाहते हैं इस हिस्से में, एशिया के इस हिस्से से कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो उन्हें इस रूट को फॉलो करना पड़ेगा, और यह रूट अपने आप में बड़ा रूट है। जबकि यदि आप बात करें कि क्या कैरेबियाई देश सबसे छोटे रूट से एशिया से कनेक्ट हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। यदि यहाँ से पनामा कैनाल को क्रॉस करते हैं तो डायरेक्ट फिर एशिया से कनेक्ट हो सकते हैं, और ये सबसे छोटा रूट भी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चौथा स्टेटमेंट भी सही है। केवल कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तीसरा, और तीसरा ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि पनामा कैनाल कैरेबियाई क्षेत्र को, कैरेबियन सी को किससे कनेक्ट करता है? किससे? गल्फ ऑफ पनामा से, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि यह गलत है। बढ़ते हैं अगली खबर को देख लेते हैं। अगली खबर और उस पर आधारित प्रश्नों को पर चर्चा कर लेते हैं। खबर है, हाल ही में इक्वेडोर में एक जनमत संग्रह में यासुनी राष्ट्रीय उद्यान में तेल खनन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, और यह राष्ट्रीय उद्यान अमेजन वन के अंतर्गत एक संरक्षित क्षेत्र है। इस वजह से जनमत से यह बात कही गई है कि इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, उसका खनन ना किया जाए। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड आपको नदी दी हुई है और दूसरे साइड इसका निकास या मुहाना। आपको बताना है कि क्या वाकई नदियों का मुहाना इन रीजन या इन क्षेत्र में है, और बात करें कौन कौन सी नदी है, उनके सामने कौन सा क्षेत्र है।
अमेजन नदी, कैरेबियाई सागर, रियो ग्रांडे या गैंडे नदी, मैक्सिको की खाड़ी, कोलोराडो नदी, लैब्राडोर सागर, साओ फ्रांसिस्को नदी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या सभी चार युग्म? तो आइए देखते हैं क्रमशः इन नदियों के संदर्भ में। सबसे पहले बात करें अमेजन नदी के संदर्भ में, तो क्या वाकई इसका निकास कैरेबियाई सागर पर है? आइए देख लेते हैं। बात करें अमेजन नदी के बारे में, तो देखिए यह एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसमें यहां पर है अमेजन नदी, और अमेजन नदी आगे जाकर मुहाना बनाती है या माउथ ऑफ अमेजन बनाती है। कहां पर? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन महासागर में, ना कि ध्यान रखिएगा कहां? कैरेबियाई सागर में। तो पहला सुमेलन हमारा गलत है। दूसरा है रियो ग्रांडे या ग्रैंडे नदी, मैक्सिको की खाड़ी। आइए यह भी देख लेते हैं। बात करें रियो ग्रांडे नदी के संदर्भ में, तो आपको देखना होगा मैक्सिको वाला मैप, ठीक है? यहां पर है मैक्सिको। आइए देखते हैं रियो ग्रांडे नदी को। यदि हम बात करें रियो ग्रांडे नदी के बारे में, तो आप देखिए यह यहां से प्रवाहित होती है रॉकी माउंटेन की उच्च भूमि से, और फिर आगे आकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है? तो इस प्रश्न के यदि सुमेलन की बात करें, तो दूसरा सुमेलन हमारा सही है, क्योंकि यह मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब बात करें तीसरे सुमेलन के संदर्भ में, जिसमें है कोलोराडो नदी, लैब्राडोर सागर। तो आइए देखते हैं कोलोराडो नदी को कि यह कहां पर प्रवाहित होती है। तो देखिए कोलोराडो नदी की यदि हम बात करें, तो यह है यहां, कोलोराडो नदी यहां से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर अपना मुहाना बनाती है, जबकि लैब्राडोर आप देखिए काफी दूर है। तो यदि हम बात करें कोलोराडो नदी के संदर्भ में, तो यह लैब्राडोर सागर में जाकर नहीं गिरती है, ठीक है? कहां पर जाकर गिरती है? हमने अभी देखा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है? अब बात करें हमारे चौथे सम्मेलन के बारे में। जो चौथी नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी के सामने लिखा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आइए देखते हैं साओ फ्रांसिस्को नदी के संदर्भ में। तो देखिए साओ फ्रांसिस्को नदी यहां से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। किस इलाके की बात कर रहे हैं हम, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह चर्चा कर रहे हैं हम दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में। तो साओ फ्रांसिस्को नदी दक्षिण अमेरिका में ही आगे बढ़ती है और यहां अपना मुहाना बनाती है। तो कौन सा वाला इलाका है ये, इस बात को ध्यान रखेगा। यहां पर है इक्वेटर, यानी यह साउथ अटलांटिक ओशन होगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि साओ फ्रांसिस्को नदी कहां पर अपना मुहाना बनाती है? दक्षिणी अटलांटिक ओशन में। तो यहां पर दो सुमेलन सही है। रियो ग्रांडे या ग्रैंडे नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, जबकि अमेजन नदी के बारे में हमने देखा कि यह कैरेबियाई सागर में नहीं गिरती है, और साओ फ्रांसिस्को नदी दक्षिणी अटलांटिक सागर महासागर में गिरती है। तो यहां पर हमारा कौन सा सुमेलन सही है? दूसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल दो युग्म सुमेलित हैं, जबकि शेष दो युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, और सबसे पहले उसकी खबर को। खबर है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से सैनिकों के पीछे हटाने पर सहमत हुए हैं। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको एक तरफ भारत के पड़ोसी देश दिए हुए हैं और दूसरी ओर उसकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या। देखिए आपके पास ऑप्शन में है पाकिस्तान 3, चीन 4, म्यांमार 4, नेपाल 4। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या सभी चार युग्म? तो आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में कि ये भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे मैप में। मैप में बात करें तो देखिए यह है भारत का मैप उनके पड़ोसी देशों के संदर्भ में, जिसमें यदि हम सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की, तो देखिए राज्यों के बारे में पूछा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि कितने राज्यों के साथ, तो इसमें हम यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे, यानी तीन ही राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर पहला सुमेलन सही है। दूसरा है चीन। आइए चीन के संदर्भ में देख लेते हैं मैप में। तो देखिए यदि हम बात करें चीन वाले क्षेत्र के संदर्भ में, तो आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश यानी 1,
उत्तराखंड यानी 2, सिक्किम यानी 3 और अरुणाचल प्रदेश यानी 4 राज्य किसके साथ, चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी हमारा दूसरा सुमेलन भी सही हो जाएगा। तीसरा है म्यांमार। आइए देखते हैं म्यांमार के संदर्भ में चीन की जो सीमा रेखा है यहां से समाप्त हो जाती है और यहां आ जाता है म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यह सुमेलन भी सही है। आइए देखते हैं नेपाल के संदर्भ में देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहां है नेपाल, नेपाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर हमारा चौथा सुमेलन हो जाएगा गलत, क्योंकि 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो शेष 3 सुमेलन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के खास प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार रूस उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करने के लिए भारत के साथ वार्ता कर रहा है। बात करें उत्तरी समुद्री मार्ग को, तो यह वह मार्ग है जिससे रूस अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। प्रश्न है, निम्नलिखित जलराशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। जलराशियां ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में है बेरिंग सागर, लैप्टेव सागर, करा सागर, बेरेंट्स सागर। उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक महासागर के भाग माने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर के भाग माने जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, उपर्युक्त सभी। आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तरी समुद्री मार्ग को, फिर देखेंगे आर्कटिक महासागर को, उसके बाद कि आर्कटिक महासागर के आसपास कौन सी जलराशियां स्थित हैं। सबसे पहले बात करें उत्तरी महासागर, उत्तरी समुद्री मार्ग के संदर्भ में, तो देखिए यह जो रूट आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, इसके निर्माण की चर्चा चल रही है, इसके निर्माण की बात कर रहा है रूस, ताकि जब आर्कटिक महासागर के इस पूरे रीजन से बर्फ को पिघलाया जाएगा तो यह रूट आसानी से रशिया को कनेक्ट कर देगा एक हिस्से से दूसरे हिस्से के संदर्भ में। अभी तक रशिया एक बड़ी यात्रा को तय करके अपने दूसरे वाले छोर को कनेक्ट करता है, लेकिन जब यह रूट बन जाएगा जिसे उत्तरी मार्ग के रूप में जाना जा रहा है, तो रशिया अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को कनेक्ट कर पाएगा आसानी से। और देखिए यहां पर स्थित है आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन के आसपास वाले क्षेत्र के बारे में जो भी जलराशियां स्थित हैं, ये सवाल उन्हीं के संदर्भ में फ्रेम किया गया है। आइए हम आर्कटिक ओशन को केंद्र में रखते हुए एक नए मैप पर चर्चा करते हैं और उसके आसपास वाली जलराशियों को देखते हैं। देखिए इस मैप में आपको आर्कटिक ओशन के संदर्भ में बताया गया है और आर्कटिक ओशन के खास जलराशियों के बारे में चर्चा की गई है। हमारे ऑप्शन के मुताबिक बेरेंट्स सी, करा सी और लैप्टेव सी, ये तीनों आर्कटिक ओशन से संबंधित हैं। बात करें यदि हम बेरिंग सी के बारे में, तो इसका क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम हिस्सा पैसिफिक ओशन से कनेक्टिविटी प्रदान करता है और यह कनेक्टिविटी यदि हम देखें तो इसकी पैसिफिक ओशन से ज्यादा नजदीक मानी जा सकती है, ना कि आर्कटिक ओशन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहां लैप्टेव सागर, करा सागर और बेरिंग सागर, ये तीनों आर्कटिक ओशन से संबंधित हैं, जबकि बेरिंग सी पैसिफिक ओशन से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर कौन से 2, 3 और 4 ये ही आर्कटिक महासागर से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न की खबर देखते हैं। प्रश्न में खबर है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस की 1 दिवसीय यात्रा पर रहे। यह पिछले 4 दशकों में भारत की किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, ग्रीन यूनान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कथन है, यह बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। दूसरा, अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसिडोनिया और इटली इसके पड़ोसी देश हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है ग्रीस के बारे में कि ग्रीस कहां पर है। और बात करें बाल्कन प्रायद्वीप के बारे में, तो यहां पर हमें बाल्कन प्रायद्वीप पर भी चर्चा कर रही होगी। आइए देख लेते हैं मैप में बाल्कन प्रायद्वीप के बारे में। यदि हम चर्चा करें तो इस रीजन से इसके बीच स्थित वे सभी देश छोटे छोटे देश कहलाते हैं बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित देश। अब यदि बात करें हम इस रीजन में कि सबसे दक्षिण देश देखिए बाल्कन प्रायद्वीप का कौन सा है,
तो आप देख पा रहे होंगे ग्रीस। ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिण देश है, यानी हमारा पहला कथन सही है। और दूसरा है अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया और इटली इसके पड़ोसी देश हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ये ग्रीस के पड़ोसी देश हैं। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे यहां पर है ग्रीस, ठीक। और ग्रीस के पड़ोसी देशों में अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, यहां तक कि तुर्की का हिस्सा क्योंकि यहां पर स्थित है तो तुर्की भी इसके पड़ोसी देशों में शामिल है। लेकिन इटली इसका पड़ोसी देश नहीं है क्योंकि बीच में यहां पर जलराशि आ जाती है। तो यहाँ इटली इसके पड़ोसी देशों में शामिल नहीं है, इस वजह से यह कथन हो जाएगा गलत। केवल एक ही कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल एक, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न वह प्रश्न है जो यूपीएससी 2015 के सेट ए में पूछा गया था। प्रश्न है गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य एशिया, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका। आइए देख लेते हैं सबसे पहले गोलन हाइट्स को, यह कहां पर है। बात करें गोलन हाइट्स के बारे में तो आप देखिए यह मैप है किसका, आप देखिए ऑप्शन के मुताबिक तो यह किस क्षेत्र का मैप है। यह मैप है मिडिल ईस्ट का, ठीक, यानी मिडिल ईस्ट की में ही स्थित है गोलन हाइट्स, जो कि काफी खबरों में रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब यहां जानना जरूरी है गोलन हाइट्स की यह क्या है। तो गोलन हाइट्स दरअसल इजराइल, जो कि इजराइल यानी यह मैप, और सीरिया, ध्यान रखिएगा, इजराइल और सीरिया के बीच एक विवादित क्षेत्र है गोलन हाइट्स। और गोलन हाइट्स पर जो अभी वर्तमान में कब्जा है वह इजराइल का है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोलन हाइट्स को सीरिया का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक सामने एक तरफ आपको जलराशि दी हुई है, दूसरी तरफ तटीय देश। आपको इनके सुमेलन के संदर्भ में बताना है। आपको ऑप्शन है, यदि हम जलराशि के संदर्भ में चर्चा करें तो लक्कावा द्वीप सागर, बिस्की की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल। आपको इनके सामने लिखे हुए देश है श्रीलंका, स्पेन, फ्रांस, मेडागास्कर। उपर्युक्त में कौन से युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शन में है केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं न्यूज एंड मैप वर्ल्ड और न्यूज एंड मैप इंडिया के अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।